हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारे सीटेट सफलता के बैच में हम इंट्रो क्लास कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, सीटेट का पैटर्न क्या रहता है और किस तरीके से हम अपने सीडीपी के सिलेबस में 30 आउट ऑफ 30 नंबर्स पेपर के पोर्शन में गेन कर सकते हैं। वो किसी भी मीडियम का बच्चा हो, या चाहे हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम का। मैंने आपको ये भी बताया था कि सीडीपी का सिलेबस आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, मतलब मेनली 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, लेकिन इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, जिसमें आपका पैडोलॉजिकल सेक्शन है 15 नंबर का और आपका सीडीपी का पोर्शन भी 15 नंबर का आ जाता है। तो सीडीपी का पोर्शन 15 नंबर का और 5 नंबर का आपका समावेशी शिक्षा और अधिगम और लर्निंग सीख से संबंधित चीजें 10 नंबर की आपसे पूछी जाती हैं। इन सब चीजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें, वो वीडियो मैंने मेंशन किया है, उस वीडियो को पूरा देख लें। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, सीटेट में जब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं थ्योरी क्लास आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ कि पहले आपकी सारी समझ क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें थ्योरी के जो सीडीपी के सेक्शन में 13 चैप्टर पर 13 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा 5 टॉपिक उसमें हमें पढ़ने हैं समावेशी शिक्षा में, और आपके 10 टॉपिक हमें जो पढ़ने हैं, 6 से 7 टॉपिक, 10 नहीं 6 से 7 टॉपिक पढ़ने हैं अधिगम और सीख में। तो टोटल हमारे 23 टॉपिक्स हो रहे थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका टोटल लगभग वीडियोस भी लगभग ऐसे 24 से 25 हो पाएंगे, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दी जाएंगी। थ्योरी क्लासेस मैं लाइव नहीं करूंगा, किस वजह से कि लाइव में चीज़ें इंटरेक्शन में टाइम जाता है ज़्यादा, और थ्योरी में मैं जो चीज़ें बताना चाहता हूँ फिर मैं वो बता नहीं सकता हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज हम सॉल्व करेंगे तो उनको लाइव करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे और चीज़ें और देखते हैं। अगर थ्योरी क्लासेस कुछ एक क्लासेस आप अगर लाइव हम अवेलेबल करवा सकते हैं आपके लिए, अगर आप चाहेंगे तो वो भी होगा, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो नहीं होगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है मैंने लिख रखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में जानेंगे कि अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, ठीक है। सीटेट के मतलब एक्सपेक्ट में देखें तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जब हम सीडीपी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके पहले एक टॉपिक आपका और होता है, वो बाल मनोविज्ञान के हिसाब से बढ़िया टॉपिक है। उसको हम अगर बाल मनोविज्ञान पूरा पढ़ना चाह रहे हैं तो हम उसको स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन सीटेट के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पहला चैप्टर यही होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आज हम सारी चीजें समझें। पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जो जो चीजें होती है आज वो सारी चीजें हम जान लेंगे। इसमें आपका एक सब टॉपिक और आता है इसी के अंदर सब टॉपिक क्या आता है, एरिया ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बालक के विकास के कौन कौन से एरियाज मतलब होते हैं, क्षेत्र होते हैं। तो उसमें मतलब उसको डिवाइड किया गया है, क्षेत्र के में डिवाइड कर देते हैं हम। जैसे आपका हो गया शैशवावस्था हो गई, बाल्यावस्था होगी, बाल्यावस्था को 3 भाग में बांट दिया जाता है, किशोरावस्था होगी, प्रौढ़ावस्था होगी, ठीक है। तो बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो भी इस चैप्टर में इंक्लूड है, लेकिन हम करेंगे क्या, मैं उसको बता दूंगा आपके जो उसके मतलब वो हैं कि विकास का जो क्षेत्र हमारा स्टार्ट होता है, किन किन एरियाज में बालक के रहता है और उसको किस पार्ट कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसको मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड जो एक चैप्टर है आपकी अलग वीडियो में बनाऊंगा, वो लगभग आपका 1 घंटे होगा। उसमें हम सिर्फ जानेंगे कि बालक के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। सारी अवस्थाओं के बारे में एक ही वीडियो में जान लेंगे, क्योंकि फिर वो वीडियो आपका सीटेट के लिए तो लाभदायक होगा ही होगा, सुपर टेट में भी काम आएगा, और यूपी टेट के जो बच्चे नया बैच आपका जो नया एग्जाम आने वाला है आगे चल के, उसमें भी वो वीडियो काम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें चाहूँ तो मैं आपको और क्रिप्स करके बता दो, शॉर्ट ज्यादा शॉर्ट करना ठीक नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियोस आपकी अलग हो ही नहीं, वो आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो उसमें भी आपका ये टॉपिक इंक्लूड रहेगा, तो वहां से देखेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, मतलब वेस्ट नहीं करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो हमारा पहला टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरा फोकस इसी पे रहेगा, चीजों को समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिस हिसाब से मैं चीजें आपको बता सकता हूँ, बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो हमें ये जानना होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है, मीनिंग अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, और इसको समझने की कोशिश हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में जब हम बात करते हैं, इसकी समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें ग्रोथ जो आपका वर्ड आ जाता है, ये सेकेंड टर्म हो जाएगी, सेकेंड टर्म हम इसको लिखते हैं, ठीक है। देन इसको फॉलो अप करने के लिए हम डेवलपमेंट को फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है।
चीजों को आराम से समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा 100% सही हो जाएगा। एमसीक्यू फिर आपसे कहीं से भी पूछ लिया जाए, किसी भी बुक से उठा के पूछ लिया जाए, ठीक है। मेन बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन ही बन सकते हैं इस चैप्टर से। उन्हीं क्वेश्चंस को घुमाया जाएगा, नेगेटिव किया जाएगा, पॉजिटिव किया जाएगा, स्टेट वाइज बनाया जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस सीटेट में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को समझें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दोनों चीजों को डिवाइड किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ आपका सेकंड टर्म मैंने ये लिखा, ऐसा कहीं आपको बुक में नहीं लिखा मिलेगा कि ग्रोथ को सेकंड टर्म लिख दिया, डेवलपमेंट। इसको मैं समझाने की वजह से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं लिखूंगा फैक्ट बेस्ड वो चीजें आप सोचें कि जैसे मैं बताऊंगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मिस हरलॉक ने सबसे पहले बताया था 1962 में, मतलब 1959 और 1962 के पीरियड में उन्होंने, हरलॉक ने ही बताया था सबसे पहले वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास होता क्या है, ठीक है। तो ये आपका फैक्चुअल नॉलेज हो गई, ये आपके बुक्स में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, वो किताबों में नहीं मिलेगा। तो उस पर मत ये क्या सोचने लगना कि ये कहाँ से आप जो सर लिख देते हैं ये सही है गलत है, इस बात में आप समझें, चीज को समझें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रोथ मैंने यहाँ पे जो लिखा आपका सेकेंड टर्म इसलिए लिखा कि ग्रोथ आपको फॉलो अप करती है डेवलपमेंट को। जो विकास होता है, बालक का विकास और अभिवृद्धि, दोनों में पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है। फिर इसमें एक तीसरा वर्ड और आता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी आपका आता है, इसमें जो बोला जाएगा, ठीक है, इसको बोल देते हैं परिपक्वता। मेच्योरिटी को परिपक्वता बोल देते हैं। मेच्योरिटी को आपका इसमें परिपक्वता बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखें, मीनिंग का साथ मिस्टेक हुआ है, MATURITY, अब पूरा परफेक्ट राइट लिखा, ठीक है। तो मेच्योरिटी भी आपका इसमें इंक्लूड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। लेकिन हम पहले ये जानेंगे कि हमारा ग्रोथ का मतलब क्या है। तो ग्रोथ को हम कहते हैं अभिवृद्धि। ग्रोथ को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, विकास। ये वो वाला विकास नहीं है, ठीक है, ये डेवलपमेंट वाला है। तो ग्रोथ को बोलते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास और मेच्योरिटी को बोलते हैं परिपक्वता। अब आपको तीनों वर्ड्स की टर्म्स की मतलब पता है कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। देन हम आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में अगर अभिवृद्धि को जानना चाहे, अभिवृद्धि होती क्या है, विकास को जानना चाहे, विकास होता क्या है, ठीक है। अगर इस टर्म पे जाए तो अभिवृद्धि आपका है जो, इसको हम फिजिकल एस्पेक्ट में देखते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट, भौतिक रूप से हम इसको समझते हैं, भौतिक रूप से ये ग्रोथ वृद्धि आपकी होती है, भौतिक रूप में। इसका भौतिक रूप से मतलब क्या है, अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं, ये हमें फिजिकल रूप से दिखाई दे सकती है, समझे आप। जो आपका किसी छोटा बच्चा होता है उसकी ग्रोथ होती है, छोटे से वो बड़ा होता जाता है। स्टेजेस में जब कोई चाइल्ड है, एक बच्चा है आपका, चाइल्ड है, ठीक है, बहुत स्लो और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों टर्म से मैं आपने अगर डिफरेंस पता कर लिया कि दोनों में अंतर क्या होता है, आपका क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता है कभी, ठीक है। तो चाइल्ड जो होता है बच्चा, इसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ में हम क्या, ग्रोथ में क्या करते हैं, ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। देन चाइल्ड हमारा यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसकी जो ग्रोथ है, ये यहाँ पे बच्चा छोटा था, ठीक है, आगे वो जब पहुंच गए यहाँ पे, इसकी उम्र हो गई है 21 वर्ष, अब ये बड़ा हो चुका है। यहाँ पे ये था 0 से 6 माह का। दोनों में रीजन क्या है, मतलब समझने की कोशिश करें। अभिवृद्धि, अभी मैं विकास पे बात नहीं कर रहा हूँ, अभिवृद्धि पे बात कर रहा हूँ। पहले इसको क्लियर करते हैं, अभिवृद्धि होती क्या है, इसका सारे निचोड़ इसका समझते हैं कि इसमें
क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देना है, क्या क्या चीजें समझनी होगी, ठीक है। तो अभिवृद्धि जो आपकी हो जाती है ये आपका फिजिकल एक्सपेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक बच्चा है छोटा सा, 0 से मतलब 0 से 6 माह का, इसकी वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, 21 वर्ष का हो जाता है। ये हमने देख रहे हैं, हम इसको हमने देखा, बड़े होते हुए देखा। आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा होगा, उसको आप बड़े होते हुए देखते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। पहले वो प्री स्कूल में एडमिशन लेता है, छोटे स्कूल में एडमिशन लिया, फिर बड़े स्कूल में गया, फिर उससे उसने ग्रेजुएशन कर ली, अब उसकी जॉब भी लग गई, अब वो आपसे घर पे मिलने आता है, ठीक। आपके पड़ोस में हो, आपका खुद का घर का कोई बच्चा हो, तो वो ग्रोथ हमने देखी अपनी आंखों से, मतलब उसके फिजिकल अपीयरेंस में। यहां से एक टर्म हमारा बनता है जाके कि चेंजमेंट्स इन द फिजिकल अपीयरेंस, हिंदी में भी अभी बता दूंगा, ऑफ ए चाइल्ड। इसमें यहां पे मैंने लिखा ही टर्म आपकी उस जहां पे हमने सारी चीज को समझने के बाद मैंने लिखा है, पहले तो जो मैंने शुरू स्टार्ट किया, ग्रोथ आपका, इसका मीनिंग अर्थ क्या होता है, अभिवृद्धि होती है। इसका एक मीनिंग एक्सपेक्ट क्या होता है, फिजिकल एक्सपेक्ट, इसको हम भौतिक रूप में देखते हैं, ठीक है। भौतिक रूप में जो परिवर्तन किसी बालक में होते हैं, फिजिकल जो परिवर्तन होते हैं, उनको हम अभिवृद्धि बोलते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चेंजमेंट्स इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए चाइल्ड। किसी भी बच्चे के भौतिक जो उसका दिखाने वाला शरीर है, भौतिक शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस जो अपीयर होता है बच्चा हमारे सामने, उसमें उसके जितने भी परिवर्तन होंगे उनको हम अभिवृद्धि बोलते हैं। उन्हीं सारे चेंजमेंट्स को हम अभिवृद्धि बोलेंगे। अब ये आपके परिवर्तन कौन कौन से हो जाएंगे, बच्चे के हाथ पैर बड़े हुए, धीरे से वो चलना सीख गया, उसकी अच्छी बॉडी बनी, सारी चीजें हुई, हेयर चेंजमेंट्स हुए, हाथ बड़े हुए, तो इन सारे चेंजमेंट्स को हम देख सकते हैं, ये हमारा देखा जा सकता है। फिर हमारा एक टर्म आता है कि इसको हम माप सकते हैं, कैन बी मेजर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं हिंदी में, अगर आप हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो लिखना चाहें तो चेंजमेंट्स इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए चाइल्ड, यहाँ पे लिख दिया मैंने भौतिक रूप में, यहाँ पे लिख लें भौतिक रूप में होने वाले परिवर्तन, उनको हम अभिवृद्धि कहते हैं। एक टर्म आपकी होगी, फर्स्ट टर्म आपकी क्लियर होगी। सेकेंड टर्म आपकी हो जाती है कैन बी मेजर्ड। कैन बी मेजर्ड का मतलब है इसको मापा जा सकता है, कैन बी मेजर्ड, इसका मतलब ये हो जाता है इसका मापन किया जा सकता है। मेजर्ड यहां पे लिखते हैं मापन, मापन हो सकता है। मापन हो सकता है। दो टर्म हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरी टर्म अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, तीसरी टर्म आपकी आ जाएगी, तीसरी टर्म होती है कैन बी लिमिटेड। कैन बी लिमिटेड, एक सीमा तक। तीनों टर्म पे ध्यान दें कि अभिवृद्धि जो हमारी होती है, एक तो फिजिकल अपीयरेंस में चेंजमेंट्स लाती है, बच्चे के शारीरिक विकास में परिवर्तन लाती है, सारे शरीर में परिवर्तन लाती है हमारी अभिवृद्धि। सेकेंड टर्म मैंने आपको बताई फिर कैन बी मेजर्ड, इसको मापा जा सकता है, इसको हम माप सकते हैं। किसी बच्चे का छोटा था वो बड़ा हो गया, उसकी लंबाई को हम माप सकते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से, अभिवृद्धि की वजह से उसकी लंबाई बढ़ी, तो उसको हम माप भी सकते हैं। किस तरीके से, मीटर से उसको माप लेंगे। कैन बी लिमिटेड, एक सीमा तक होती है, मतलब इसका क्या है, बच्चा जब गर्भ काल में होता है, वो भ्रूणावस्था में होता है, तो उसका डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे, और बच्चा जब जन्म ले लेता है 0 माह का होता है, मतलब 0 माह 9 माह का होता है, वो 0 माह से 9 माह के बीच में वो मतलब अपने माता के गर्भाकाल में रहता है, वहां पे उसका डेवलपमेंट होता है। जब वहां से वो जन्म लेने के बाद जन्म लेता है, वहां से भी उसका एक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, अभिवृद्धि स्टार्ट होती है, धीरे धीरे वो चलना सीखता है, उसके हाथ पैर मस्तिष्क का विकास होता है, बाकी चीजों का फिजिकल अपीयरेंस में चेंजमेंट्स धीरे धीरे होते चले जाते हैं, ठीक है। तो वो एक लिमिटेड टाइम तक होंगे। लिमिटेड टाइम तक कब होंगे, 21 वर्ष की उम्र तक उसमें वो परिवर्तन होते रहेंगे, सारे चेंजमेंट्स होते रहेंगे, वो बड़ा होता रहेगा। लेकिन 21 वर्ष के बाद
वो एक स्थायी रूप ले लेंगे, रुक जाएंगे। जैसे एक बच्चा होता है, कह देते ना कि अब 21 वर्ष का हो गया है, दाढ़ी मूंछ अब आ गई है, ठीक है, तो वो एक 21 वर्ष की उम्र है जहां पे बोल दिया जाता है कि अब ये किशोरावस्था की अवस्था को पार कर चुका है ये लड़का, व्यक्ति या बालक। अब इसमें चेंजमेंट्स वो नहीं होंगे जो चेंजमेंट्स लगातार होते चले आ रहे थे। छोटा बच्चा है 6 से 7 वर्ष का, काफी चेंजमेंट्स होते हैं, 11 से 12 वर्ष का आवाज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन 21 वर्ष के बाद वो जितने भी परिवर्तन हुए तो वो सारे परिवर्तन स्थायी रूप ले लेते हैं। उसके बाद फिर बालक में कोई भी अन्य ऐसा परिवर्तन नहीं होता है जिसको हम अभिवृद्धि की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये एक टर्म यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, कैन बी लिमिटेड, एक सीमा तक होता है, ठीक है। इतना मतलब टर्म आपको तीनों समझ में आ गई होंगी, और भी होती हैं लेकिन मैं और इसलिए नहीं अभी आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हैं। अगर इसमें आप और टर्म्स जोड़ना चाहें तो आप अपने तरीके से जोड़ें। फिजिकल रूप में आप जो कुछ भी जोड़ सकते हैं, मतलब बच्चे के शरीर में जो भी परिवर्तन होंगे सारा आपका अभिवृद्धि में आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान दें। फिर अगर आप चाहें तो इसमें और भी चीजें देखें। ये आपका आंशिक रूप से होता है, पार्शियल होता है, ये चीज भी आप इसमें बोल सकते हैं। देन इसमें आपका एक टर्म और आता है कि हम, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैन बी मेजर्ड, परिणात्मक हो सकता है, इसको हम गुणात्मक बोल सकते हैं। जो गुणात्मक तो हम बोलेंगे विकास होता है आपका गुणात्मक, लेकिन परिणात्मक आपका होता है फिजिकल एक्शन, जो ग्रोथ है आपका, उसी को मैंने लिख दिया कैन बी मेजर्ड, मापन हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता आपका परिणात्मक होता तो उसको आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती, ठीक है। तो अभिवृद्धि आपको पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डेवलपमेंट, ठीक है। इसी वजह से मैंने दोनों चीजें सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म इसी वजह से मैंने इस हिसाब से लिखा था कि आपको वो मैं इस साइड लिखूंगा और साइड, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, इसी वजह से मैंने इस तरीके से इसको नोट किया, ठीक है। तो विकास जो आपका होता है इसमें हम बोल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल एक्सपेक्ट लिखा है, तो भौतिक रूप में परिवर्तन जो होते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में होता क्या है, विकास आपका डेवलपमेंट रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट रिलेटेड करता है जाके कि बच्चे का जो विकास है वो उसके नैतिक, मोरल और का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन के डेवलपमेंट है, सोशल एक्सपेक्ट है, मोरल एक्सपेक्ट है, इमोशनल एक्सपेक्ट है। जब बच्चे की उन चीजों में परिवर्तन होता है तो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया फिजिकल एक्सपेक्ट भौतिक रूप में, लेकिन यहाँ पे अगर हम लिखें कि बच्चे के एक टर्म में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डेवलपमेंट में, यहाँ पे आप ये लिखें सोशल एंड मोरल एक्सपेक्ट, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन। कितना लिखें, समझने के लिए इतना काफी है। तो डेवलपमेंट में आपका विकास में हम सोशल एंड मॉरल भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे के ये, अब यहाँ पे इसको मैं आपको यहाँ से कनेक्ट करके अगर बताऊंगा तो चीजों को समझने आपकी आसानी होगी। फिजिकल हम देख सकते थे, अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। हमारे मतलब पिताजी हो या फिर कोई भी बच्चा, हमने उसको बड़े होते हुए देखा, लोगों को बूढ़े होते हुए भी देखा और उनकी डेथ भी देखी। तो अभिवृद्धि का मतलब ही यही है कि जो चीज ने बॉर्न हुई, जिससे ने जन्म लिया है, उसका अंत भी होगा, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट में ये चीज नहीं है। डेवलपमेंट में ये है कि हम इसको देख नहीं सकते हैं। अब किसी के नैतिक विकास को हम कैसे देख सकते हैं, उसका बिहेवियर ही तो हम देख सकते हैं ना, बिहेवियर को ही समझ सकते हैं, उसके सोशल जो एक्टिविटीज है उनको समझ सकते हैं, उसका इमोशनल इम्पैक्ट किसी के ऊपर क्या पड़ रहा है, इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है वो व्यक्ति, उसको देख नहीं सकते ना, उसको समझ सकते हैं, या वो शो ऑफ करेगा जिस तरीके से हम वही चीजें देख पाएंगे, लेकिन अंदर उसके रियलिटी में क्या है उसको नहीं समझ सकते हैं, तो उसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। इस चीज को समझेंगे हम। अब इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं, वही मैंने बोला ना, अवलोकन कर रहे हैं हम। कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी जगह जाके हमारी बुराई करता है, तो हमने उसका अवलोकन किया, हमें पता तो नहीं, दिखाई तो दे नहीं रहा ना, क्योंकि हम देख सकते नहीं डेवलपमेंट को, लेकिन अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं। तो दोनों टर्म आपकी अब यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। देन हम यहाँ पे अगर नोट करना चाहें, इसी हिसाब से नोट करेंगे। तो अगर देखें तो पहला आपका यही आ जाता है, चेंजमेंट्स इन द सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट्स, चेंजमेंट्स इन द सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड, ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर चाहे तो इस तरीके से नोट करें।
changements in the social, moral and emotional aspect। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, पहला। सेकेंड टर्म अगर इसमें यहां पे लिखें तो इसी का अपोजिट लिख देंगे। ये दोनों टर्म्स जो आपकी लिखी हैं इसका अपोजिट लिखना है हमें। कैन नॉट बी मीजर्ड, इसको मापा नहीं जा सकता है। किसी के विकास को आप कैसे माप सकते हैं? नहीं माप सकते ना। ठीक है, तो किसी भी बच्चे का जो विकास होता है उसको हम नहीं माप सकते। विकास उसका किस हद तक जाएगा हमें नहीं पता है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ने जन्म लिया, उसकी ग्रोथ के बारे में तो हम बता सकते हैं कि ये बच्चा पतला रहेगा, दुबला रहेगा, बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, नाटा रहेगा, कैसा भी रहेगा, हम कुछ भी अंदाजा करके बता सकते हैं। और उस अंदाजे के 19-20 का फर्क आएगा, सारी चीजें सही निकल जाएंगी। लेकिन किसी बच्चे के सामाजिक और नैतिक विकास को हम नहीं बता सकते। छोटे पे तो हम कह रहे हैं इस बच्चे को देखो इस तरीके से बिहेव करता है, बड़े होके क्या ही इसको बुद्धि होगी, कैसे बिहेव करेगा। लेकिन बड़े होके वही बच्चा अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करता है और वो आगे चल के कोई एक ऑफिसर रैंक या किसी भी ऐसी जॉब को एक्वायर कर लेता है कि यहाँ पे हमारा जो अंदाजा हमने उस वक्त लगाया था वो फेल हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मापा नहीं जा सकता। विकास को हम नहीं माप सकते हैं, ये किस हद तक, किस लिमिट तक जाएगा, ये अनलिमिटेड है। और यहाँ पे इसी टर्म को हम यहाँ पे फिर लिख देंगे, कैन नॉट बी लिमिटेड। ठीक है, इट्स यूनिफॉर्म, इट्स यूनिफॉर्म। ठीक है, कैन नॉट बी लिमिटेड नहीं लिखेंगे, इट्स यूनिफॉर्म लिख देते हैं। कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं, हॉलिस्टिक होता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हॉलिस्टिक 4th नंबर का टर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था पार्शियल, आंशिक। पूर्ण, पूर्ण मतलब चौतरफा विकास, सर्वांगीण विकास को हम डेवलपमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्लो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको चीजें पूरा समझ में आए। ठीक है, जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। चैप्टर एक बार पढ़ें, उसको क्लियर कर लें, समझ लें। अगली बार जब क्वेश्चन करें तो थ्योरी को रिवाइज करने की जरूरत पड़े, सिर्फ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से चीजें समझें। तो दोनों चीजों को फिर से रिवाइज करते हैं। ग्रोथ, अभिवृद्धि के बारे में मैंने आपको बताया, फिजिकल एक्सपेक्ट है। डेवलपमेंट के बारे में बताया मैंने, सोशल एंड मोरल एक्सपेक्ट है। ये आपका कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है, मतलब सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये टर्म कॉमन है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वही रिसिपिटिव बात बोलते हैं ना लगातार। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब मानव जीवन की निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया। विकास मानव जीवन में निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मानव हाड़ मांस का मात्र एक पुतला नहीं है, मन और चेतना की भी समझ रखता है। तो ये सब किताबी बातें हैं, तो मैंने उसको ज्यादा इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, टेक्निकल टर्म से समझते हैं, मतलब फैक्ट की पॉइंट्स पकड़ते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट में आपका फर्स्ट टर्म में जब मैंने सेकंड टर्म में इसको डिवाइड किया, इसमें बताया मैंने आपको विकास आपका सोशल एंड मॉरल एक्सपेक्ट है, सामाजिक और नैतिक का दायरा देखते हैं। अभिवृद्धि में हम भौतिक दायरा देखते हैं कि बच्चे के फिजिकल शरीर में क्या चेंजमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन विकास में हम देखते हैं बच्चे के शरीर के अंदर, मतलब उसके दिमाग से वो कितना परिपक्व हो रहा है, कितनी उसमें मेच्योरिटी आ रही है, कितना वो सोशलिस्टिक हो रहा है, कितना उसमें मोरलिटी आ रही है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको माप नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको माप सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है, इसको बोल देते हैं क्वालिटेटिव बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं क्वालिटेटिव, उसको क्वांटिटेटिव बोल देते हैं। ठीक है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बोलेंगे कि अभिवृद्धि की हमारी मात्रा होती है, एक मात्रा में होती है, उसको कैन बी मेजर्ड। यही चीज को रिप्रेजेंट करता है, मात्रात्मक बिंदु को। और यहाँ पे आपका विकास जो होता है, बच्चे के गुणों के बारे में बात हो रही, तो गुणात्मक पहलू को रिप्रेजेंट करता है। तो अभिवृद्धि आपका, अब यहाँ पे लिखें
अब यहाँ पे टर्म लिखें कि अभिवृद्धि जो आपकी होती है मात्रात्मक होती है और विकास आपका गुणात्मक होता है। ठीक है, तो ये टर्म मैं चाहता तो पहले लिख देता, लेकिन तब आपको समझ में आता। ठीक है, तो इट्स यूनिफॉर्म, इट्स पार्शियल, ये लिख ही दिया। कैन बी लिमिटेड, ये एक सीमा तक होता है, लेकिन ये आपका होलिस्टिक होता है। इट्स यूनिफॉर्म मतलब पूर्ण सार्वभौमिक होता है। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हम सेकेंड टर्म पे जब जाएंगे, इसमें देखेंगे जाके कि किन किन क्षेत्र में इसका विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो क्षेत्र होता है वो कहाँ कहाँ तक जाता है। इसमें हम किन किन एस्पेक्ट्स को देखते हैं, कौन से पहलू हैं बच्चे की लाइफ में जहां पे उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ उसको प्रभावित करेगा, समझेंगे उसको। ठीक है, अब मेच्योरिटी वर्ड मैंने जो यहाँ पे लिख रखा था परिपक्वता, इसका भी मतलब है, अभी मैं इसको इरेज करूंगा तब आपको समझ में आएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तब तक लें। इसको इरेज करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। ठीक है, तो इसको करते हैं इरेज। अब हम मेच्योरिटी को भी यहीं पे समझ लेते हैं। मेच्योरिटी आपका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें जब आप फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन एंड कॉजेस, मतलब कारण और स्थापना की बात करते हैं हम जब डेवलपमेंट में, तो उसमें आपका मेच्योरिटी और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो टर्म आपको पता ही है कि इसको इरेज करने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। और इसको सेकेंड टर्म इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पूरा इरेज करते हैं हटाओ। ठीक है, तो क्या था, तो हमारा जो डेवलपमेंट है प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू होता है जाके मेच्योरिटी। इसका अपना एक मतलब है, इस तरीके से शायद ही आपको कोई समझाएगा। होता क्या है, विकास जब अभिवृद्धि के साथ मिलता है तब बच्चे में परिपक्वता आती है। समझे, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ लीड्स टू ए चाइल्ड टू इट्स मेच्योरिटी लेवल। होता क्या है कि विकास और वृद्धि अगर दोनों काम करेंगे, इनका क्रम जो है वो आगे चल के कहाँ दिखेगा जाके, वो हमें परिपक्वता मेच्योरिटी में दिखेगा। अगर किसी बच्चे के विकास में कुछ कमी रह जाती है या अभिवृद्धि में कुछ कमी रह जाती है, तो उसकी जो मेच्योरिटी है वो उसके स्तर तक नहीं पहुंचेगी, और उस बच्चे का जो सर्वांगीण विकास की बात हम जो अवधारणा को लेके चलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो परिपक्वता का मतलब यही है कि अगर डेवलपमेंट और ग्रोथ है तो वहां पे परिपक्वता होगी ही होगी। आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि विकास और अभिवृद्धि के साथ साथ ऐसी कौन सी तीसरी चीज है जिसमें जो बच्चे को लीड करता है, तो वहां पे परिपक्वता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लीड कौन करता है, मेच्योरिटी लीड करती है। ये टर्म आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, तो उसको समझना थोड़ा इसलिए डिफरेंस हो जाता है कि जो क्रमता का सिद्धांत बोला जाता है ना विकास और अभिवृद्धि में, कि क्रम से चलते हैं, क्रमबद्ध होता है। तो अगर बच्चे का विकास हो रहा है, अभिवृद्धि हो रहा है, ये एक दूसरे से यूनिफॉर्म मतलब जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो वहां पे मेच्योरिटी भी तो आपका साथ में चलेगा ना, कि अगर बच्चे का विकास हो रहा है, अभिवृद्धि भी हो रही है, तो उसकी मेच्योरिटी भी उसकी होनी तय है, जरूर जरूर होगी। ठीक है, तो ये आप लिख लें, डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू मेच्योरिटी। ठीक है, मेच्योरिटी को लीड कौन करता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ है, ये दोनों पहलू होते हैं जो बच्चे की परिपक्वता को बढ़ाते हैं, परिपक्वता में उसकी मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से, विकास और अभिवृद्धि। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट में ये चीज दे देगा। ठीक है, तो इस चीज को नोट करें। फिर हम आते हैं अगली टर्म पे कि हमारे जो एरिया ऑफ है जो डेवलपमेंट के, उन पे बात अगर हम करते हैं कि एरिया कौन कौन से हो जाते हैं डेवलपमेंट के। विकास के क्षेत्र लिख दें या रूप लिख दें, टाइप्स लिख दो, विकास के रूप,
टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में ये आ जाता है कि बच्चे का विकास किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। तो उसमें आपके 6 टर्म आते हैं, मोस्टली होते हैं। तो उसको हम 6 को डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसमें आपके 2 पार्ट इंक्लूड अलग अलग से होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका हो जाता है संज्ञानात्मक, सेकेंड आपका हो जाता है शारीरिक, थर्ड आपका हो जाता है सामाजिक। इंग्लिश में भी अभी लिख दूंगा, इसको कॉग्निटिव बोल देते हैं, इसको फिजिकल बोल देंगे, इसको सोशल बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिख दिया है कि यहाँ पे आपका पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक है, इसमें आपका एक और इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं भाषा, लैंग्वेज। ये भी विकास का क्षेत्र है। सोशल में आपके 2 और टर्म जुड़ जाते हैं, मोरल और इमोशनल। नैतिक और संवेगात्मक, नैतिक और संवेगात्मक। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकास के टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में कौन सी टर्म इसमें नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट में सब चीजें देगा। ये संज्ञानात्मक विकास विकास के क्षेत्र में आता है, शारीरिक आता ही आता है, सामाजिक में आपका मोरल और संवेगात्मक भी आता है, और भाषा का संज्ञानात्मक जुड़ा है। टोटल 6 हैं, लेकिन मैंने इसको समझाने की वजह से आपको क्योंकि भाषा लैंग्वेज है जो संज्ञानात्मक मेंटल से रिलेटेड होता है ना। कॉग्निटिव का मतलब ये होता है, संज्ञान का मतलब होता है मस्तिष्क का विकास। तो मस्तिष्क का विकास से रिलेटेड हमारा क्या हुआ जाके, भाषा का विकास, ठीक है। फिजिकल हो गया आपका, फिजिकल डायरेक्टिव हो गया, बहुत ही मतलब बच्चे का शारीरिक विकास, वो तो डेवलपमेंट में आएगा। सामाजिक सोशलिस्टिक हो गया, फिजिकल में आपके यहीं पे ग्रोथ ऐड हो गया, ठीक है, ग्रोथ वाला आ गया। संज्ञानात्मक और भाषा लैंग्वेज में यहाँ पे आपका मेच्योरिटी वाला रिलेट कर जाएगा। सामाजिक सोशल में आपका मोरल और इमोशनल हो गया, जहाँ पे आपका नैतिक और संवेगात्मक दोनों मिलके चलेंगे, उसको हम सामाजिक बोल देते हैं। मतलब इन दोनों टर्म को हम जब मिला देते हैं, इन दोनों टर्म को जब हम मिला देते हैं, इसको ही बोलते हैं सोशल, ठीक। क्योंकि बच्चा अगर नैतिक हिसाब से स्ट्रांग है, मतलब मोरल स्ट्रांग है और इमोशनल स्ट्रांग है, तो मतलब उसका सोशलिस्टिक जो व्यू है वो काफी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 6 टर्म हुए जाके टोटल 1 2 3 4, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो संज्ञानात्मक में मैंने आपको समझा दिया, बता दिया है कि संज्ञानात्मक में आपका बच्चे का मानसिक विकास की बात हो रही है, शारीरिक में बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है, उसके हाथ पैर बाल और शरीर, शारीरिक सुडौल जो कि पतला लंबा दुबला जो भी हो, वो चीजों के बारे में बात हो रही है। सोशल में उसका नैतिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे संज्ञानात्मक में आपका भाषा विकास भी रिलेट कर रहा है, भाषा से संबंधित चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका होलिस्टिक व्यू में हो जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो पहले हमने ग्रोथ को समझा, फिर हमने डेवलपमेंट को समझा, दोनों में डिफरेंस भी किया कि हमारा जो ग्रोथ होता है वो हमारा मात्रात्मक होता है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा गुणात्मक होता है। मिसेस हरलॉक थी जिन्होंने इस टर्म को डेवलप किया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मिस्टर हरलॉक ने ही डिवाइड किया इसको 4 पार्ट में और डिवाइड किया था, उसको मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया, वो ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है। उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू ओल्ड फीचर्स, अकॉर्डिंग टू एक्वाइजेशन, और एक टर्म और थी, एक वो अभी मुझे रिमेंबर याद नहीं आ रहा है। तो 4 टर्म में उन्होंने डिवाइड किया था। 4 टर्म में ये था कि साइज मतलब आकार के हिसाब से बच्चे में परिवर्तन होते हैं, वो भी उसका विकास में आ जाता है। बच्चा पुरानी चीजों को भूल जाता है, नई चीजों को सीख लेता है। जैसे छोटे पे वो रेंग रेंग के चलता है, लेकिन बड़े होके वो अपने पैरों पे चलना लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो रेंग रेंग के फिर भी चलेगा, तो रेंग रेंग के चलना वो भूल चुका है, उसके दिमाग से वो चीज निकल जाती है, उसको वो ओल्ड फीचर्स में डाल देता है। न्यू एक्वाइजेशन मतलब वो नई चीजें और सीख लेता है, पुरानी चीजें भूलता जाता है।
तो इन्हीं प्रकार से उन्होंने 4 टर्म में डिवाइड किया था, तो उसको यहाँ पे बताने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उसको इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो दोनों चीज़ें थी मैंने आपको वो एक्सप्लेन की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में आपको टर्म्स मैंने बता दी, और इसके बाद विकास के जो रूप हैं मैंने आपको वो सब चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, इसको चाहें आप तब तक स्क्रीनशॉट में, फिर आते हैं अगले टर्म पे। तो नेक्स्ट आपका ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम अगली टर्म पे बात करेंगे कि अगला हमारा एरिया क्या है जहां पे हमें समझना होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक, आराम से समझते समझते चलेंगे। जब आपका चैप्टर खत्म होगा उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही आंसर लगाएंगे। अगला 2 में बेसिक टर्म है उनको मैं इंक्लूड करूंगा। वो ये हो जाता है कि एक तो हो जाता है आपका आधार, विकास का आधार, फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट की जो फाउंडेशन है वो किस पे बेस पे कर रही है। ठीक है, देन हमारा एक सेकंड टर्म और आता है कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो कारण क्या है। ठीक है, तो अगर जब हम यहाँ पे देखते हैं कि फाउंडेशन में जो आपका आ रहा है टर्म में, अगर देखें हम चाहें यहाँ पे समझना चाहें तो फाउंडेशन में हमारा ये आ जाता है कि हम बात करेंगे अधिगम और नहीं सॉरी गलत है, फाउंडेशन में हमारा आता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, कॉजेस में हमारा आता है लर्निंग एंड मैच्योरिटी। तो लर्निंग एंड मैच्योरिटी कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट में आएगा, फाउंडेशन और डेवलपमेंट में आता है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आधार है हमारा, विकास का आधार होता है वो क्या है, वो है हमारा हेरिडिटी और एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मतलब क्या हो जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहें। वंशानुक्रम एवं वातावरण, यही तो, ये 2 मेन आपका टर्म है, 2 वर्ड्स होते हैं, 2 चीजें हैं जिनकी वजह से फाउंडेशन लीड करता है डेवलपमेंट के विकास का। जो मुख्य आधार बनता है जाके वो हमारा वंशानुक्रम बनता है और वातावरण बनता है, क्योंकि वातावरण आपका रिलेट कर जाता है कि सोशलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेट करेगा हमारा जाके। ये टर्म जो आपका है वातावरण, इसको हम रिलेट करते हैं जाके डेवलपमेंट से। ठीक है, और इस चीज को हम रिलेटेड करते हैं जाके ग्रोथ से, और हम पढ़ के आ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ये कि फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट जो है विकास, बालक के विकास, ये इस टर्म को यहाँ पे इससे मत रिलेट करें, ये डेवलपमेंट यहाँ पे अलग हो जाता है, यहाँ पे ग्रोथ अलग हो जाता है। ठीक है, ये डेवलपमेंट हम बालक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। बालक के परिप्रेक्ष्य में जब विकास की बात हो रही है तो उसमें एक सोशलिस्टिक विकास की बात हो रही और उसके अभिवृद्धि और विकास की बात हो रही। ठीक है, और जो हम पूरा व्यू देख रहे हैं वो हमारा जो चैप्टर है वो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आधार क्या है, विकास का आधार क्या हम मानते हैं, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आपका डायरेक्ट ऑप्शन यही सही होगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, पूछा भी जाता है कि बालक के विकास में कौन सा पहलू है जो मुख्य भूमिका निभाता है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, अब हमारा सेकेंड टर्म यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट। मेच्योरिटी की स्पेलिंग देखिए, शायद यहाँ पे मिस्टेक किया है मैंने। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लें आप, अपना अपने हिसाब से लिख लें, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो परिपक्वता इसको बोल देते हैं और लर्निंग इसको बोल देते हैं अधिगम, सीखना।
ये दो कंडीशन, दो ये वर्ड ऐसे हैं जो बच्चे को लीड करते हैं, ये कारण बनते हैं जाके उसके डेवलपमेंट के। क्योंकि बच्चा अगर लर्न करेगा, अधिगम करेगा, तो वो चीजों को गलत करेगा, फिर उन चीजों को सीखेगा, तो उसका जो विकास होगा अच्छा होगा। ठीक है, परिपक्वता, जब वो चीजों को सीखेगा और गलतियां करते हुए आगे बढ़ेगा तो उसकी परिपक्वता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब जो कारण बनेंगे डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट के जो कारण बनते हैं वो आपके बनते हैं अधिगम और परिपक्वता बनते हैं। और फाउंडेशन कौन से वर्ड बनते हैं, आधार कौन से वर्ड बनते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये दो शब्द आपके आधार बनेंगे, कारण बनेंगे अधिगम और परिपक्वता। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि विकास के कारण क्या हो सकते हैं, तो अधिगम और परिपक्वता हो सकती है, और विकास के आधार क्या हो सकता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट हो सकता है। दोनों क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनेंगे। वैसे तो ये आपके बुक्स में टर्म्स दोनों बहुत ही डिफाइन करके अलग अलग तरीके से बताया गया, लेकिन मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको समझाने के लिए एक साथ इसीलिए समझाया है। बाकी इसको तो बहुत पहले दिया गया है, इसको बहुत बाद में दिया गया है, तो इतना डिफरेंस है बीच में थ्योरी में कि आप यहाँ अगर इसको पढ़ेंगे तो तब तक वहां तक पहुंचते पहुंचते आप इसको भूल जाएंगे, फिर आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा होगा। ठीक, इसके बाद जो अगला हमारा आएगा उस पर हम देखेंगे, तब तक इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आते हैं अगली टर्म पे। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, बिकॉज क्योंकि वहां से क्वेश्चन लीड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे सीटेट के एग्जाम। स्टेटमेंट हमारे जो बनते हैं इसी इन्हीं पे बनते हैं। यहाँ पे हमारा जो अगली बात हम करेंगे वो हमारा हो जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम क्या बात करते हैं, इसमें हम सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों चीजों के एक्सपेक्ट में हम देखेंगे। जो सिद्धांत हैं विकास के वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। विकास उन टर्म्स पे डिपेंड करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो उन टर्म्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं आप, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी आपको लिखा मिलेगा, लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हमारा जो चीज होगी वो दोनों को रिलेट करके ही समझेंगे हम। इसमें आपकी 6 से 7 8 9 10 तक टर्म होती हैं, लेकिन हमें उन पे फोकस करना है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें चीजों को समझना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टर्म आता है इसको अगर लिखना जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सिद्धांत, सीधा लिख दें हेडिंग में, हिंदी में जो बच्चे लिख सकते हैं सिद्धांत, क्योंकि हमें ये पता होनी चाहिए। पता अगर नहीं होंगे तो फिर स्टेटमेंट में पूछा जाएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहली टर्म हमारी आती है कि डेवलपमेंट डायरेक्शन। एक सेकंड, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिख रखा है, आपको अपने हिसाब से समझाना भी तो होगा। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऐसे लिखें। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट से मतलब क्या है, विकास की दिशा। इससे क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि विकास होता है, उसकी दिशा क्या होती है, उसके दिशा में क्या डिफरेंस, मतलब क्या मतलब है कि विकास या तो यूनिवर्सल टाइप से हो रहा है, किस डायरेक्शन में विकास होता है। जैसे आपने किसी बच्चे को देखा होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बड़ा होता है, अब आप सोच रहे होंगे किस डायरेक्शन में बड़ा होता है, तो इसमें एक टर्म का डेवलपमेंट किया गया। इसमें वैज्ञानिकों ने बताया, हरलॉक ने भी बताया, काफी और वैज्ञानिक थे, गैरिसन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक, उन्होंने इस टर्म में बताया कि जो विकास होता है वो सिर से, मतलब सिरोन्मुखी बोला जाता है, सिर से पैर की ओर होता है। मतलब बच्चे का पहले सिर का विकास होगा, फिर उसका धड़ का विकास होगा, फिर उसके बाद में उसका हाथ से पैरों का विकास होगा। तो उसमें आपकी दो टर्म आती है, एक प्रोक्सीडेमल टर्म आती है, एक आपकी सीडियोपेडिकल टर्म आती है। दोनों टर्म्स को हम समझेंगे देखेंगे। एक आपका बोल देते हैं सिरोन्मुखी बोल देते हैं, एक को बोला जाता है प्रोक्सीडेमल बोल देते हैं, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से मतलब सेंटर के हिसाब से हम देखेंगे ना। बच्चा अगर आप कोई खड़ा करें, देखें उसको,
तो सेंटर मतलब केंद्र क्या होगा, केंद्र उसका सर होता है, बाकी फिर उसके चारों तरफ उसके हाथ पैर बाकी चीजें, मतलब केंद्र से सर की ओर विकास चलता हुआ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। तो इसमें आपका होता है प्रोक्सी, मिडिस्टल और सीधा टर्म आप लिखें इसमें अगर देखना चाहें तो सिर से पैर की ओर। और एक लिख लें केंद्र से बाहर की ओर। अब यहाँ पे हेड टू लेग लिख सकते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं सिफ्यूडिकल। स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है मैं मिस्टेक में लिख जाऊं, लेकिन जो बोला जाता है सिफ्यूडिकल बोला जाता है। इसको केंद्र से बाहर की ओर यही बोल देते हैं जो बोला जाता है। ठीक है, इसमें सेकंड आपका और आ जाता है, इसको प्रोक्सिमिडिस्टल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर। अब आपका डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सिद्धांत पूछा जाएगा कि बालक का विकास की दिशा क्या होती है, तो आपको पता है अब टर्म कि बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले बच्चे का सेंट्रल का जो डेवलपमेंट होता है, सर पहले विकसित होगा, उसके बाद उसका धड़ विकसित होता है, उसके बाद उसके हाथ और पैरों का विकास होता है। ठीक है, तो सिर से पैर ये टर्म आपको याद रखनी होगी। याद क्या रखना है, फिर आपको समझना है ना जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है बच्चे का, आप खुद समझे ना, उस चीज को अंडरस्टैंड करें कि बालक का जो विकास हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है। आप बच्चों को देख रहे हैं ना, बड़े होते हो खुद आपके आसपास बच्चे रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जब पैदा हुआ उसका एक हाथ पहले बड़ा हो गया, एक पैर पहले बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, उसका एक प्रोसेस होगा ना। तो उस प्रोसेस में जो बोला गया, उसमें समझाया गया, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि बच्चे का जो पहले सर का विकास हो रहा है, फिर उसका धड़ का विकास हो रहा है, फिर बाकी चीजों का विकास हो रहा है। तो इसमें एक टर्म डेवलप हुई हमारी कि निकट से दूर और केंद्र से परिधि की ओर जो बोल दिया जाता है। इस टर्म को अगर ऐसे समझे हम, अगर केंद्र से परिधि की ओर, मतलब यहाँ पे अगर आपका चाइल्ड खड़ा है, तो इसका जो विकास का डायरेक्शन है वो ये है डायरेक्शन कि बालक केंद्र से परिधि की ओर चल रहा है, इसका डेवलपमेंट जो हो रहा है। अब वही चीज हमारा सिर, अगर बच्चा देखना चाहें आप, उसको टर्म में समझना चाहें, तो जो हो जाता है, तो पहले बच्चे का जो सर का विकास है वो होगा, फिर उसके जो धड़ है उसका विकास होगा, फिर उसके जो हाथ पैर हैं उनका विकास होगा। तो यहाँ पे ये भी चीज आपकी होगी, सिरोन्मुखी बोल सकते हैं, सिर से पैर की ओर बच्चे का पहले विकास होगा, फिर केंद्र से बाहर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर आप लिख सकते हैं। बाहर की ओर बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, निकट से दूर की ओर। तो आपसे स्टेटमेंट में भी ये चीज पूछ लेगा कि विकास के दिशा के सिद्धांत में कौन सी चीज नहीं है, ये टर्म आपको दे देगा, ये दे देगा, और एक मैं आपको और बता रहा हूं, निकट से दूर की ओर। तीनों टर्म है एक ही, अलग अलग नहीं है, बस इनको समझने की वजह से तीन टर्म बना दी गई। ये भी आपका सिर है, वही केंद्र है और वही निकट है, ये तीनों चीजें एक ही है। ठीक है, इसको आप हेड ही लिखें, इसको याद रखें, उस तरफ का भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। सिर भी आपका मतलब सिर, यही चीज सेंट्रल हो गई, यही आपका निकट हो गया, पास हो गया, और यही चीज आपका सिर तो बोले ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे ना, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, निकट से दूर की ओर। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कौन सा सिद्धांत फिर इसमें नहीं है। निकट से दूर आपको देगा, केंद्र से बाहर भी देगा, सिर से पैर देगा, चौथी टर्म में आपको दूसरा दे देगा, वो आपकी फिर नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी अब एक्सप्लेनेशन में ठीक से हो गई होगी। तब तक चाहे नोट करें, फिर आते हैं अगली उस पे टर्म पे। अब इसको एक्सप्लेन ज्यादा करना जरूरी था, बाकी आपकी टर्म आपको पता होनी चाहिए, उसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ज्यादा टफ हो जाता है समझना इसको। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा इसमें आपको, विकास की दिशा क्या होती है, सिर से पैर की ओर होती है, निकट से दूर की ओर होती है, और एक क्या बताया था हमने आपका केंद्र से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, तो सेकेंड टर्म इसमें आपकी हो जाती है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मीन्स ये आ जाता है, ये सतत प्रक्रिया है आपकी। ये टर्म हो जाती है, मतलब जो आपका
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ जाता है। डेवलपमेंट में आपका बोलेंगे हम, ये आपकी एक सतत प्रक्रिया हो जाती है, ये लगातार चलेगी, ठीक है। लगातार में ग्रोथ आपका एक पीरियड के बाद रुक जाएगा, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपका लगातार फिर चलता रहेगा, ठीक है। देन आपका थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हो जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता, जो लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका ये भी टर्म को फॉलो करता है कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग होगा, प्रत्येक बच्चे की अपनी एक विशिष्ट ताकत होगी, विशिष्ट शक्ति होगी, उसके पास एक अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस क्षमता होगी, उसका एक अलग तरीका होगा। लेकिन इसमें जो प्रोसेस है, प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, लेकिन हर व्यक्ति में अपनी अपनी एक डिफरेंशिएट होगी। यहाँ पे अगर कोई बच्चा इस तरीके से, ये बच्चा इस तरीके से है और ये बच्चा आपका इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये है तो सारे चाइल्ड ही है ना, है तो ह्यूमन ही सारे, IQ लेवल सारी चीजें आपके बराबर, लेकिन इनके जो चीजें हैं, इंटेलिजेंस की जो चीजें हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो चीजें हैं, वो डिफरेंस है, बाकी चीजें आपकी सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आपका फॉलो करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चौथी टर्म आपकी जो आ जाती है, चौथी टर्म पे हम अगर बात करें, अगर चाहे आप उसको नोट करें तब तक, चौथी टर्म में आपकी आ जाती है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। क्रमता का सिद्धांत। क्रमता के सिद्धांत से मतलब क्या? क्रमता का सिद्धांत से मतलब ये हो जाता है कि बच्चा पहले भ्रूणावस्था में होगा, फिर वो जन्म लेगा, फिर वो बड़ा होगा, बाल्यावस्था में पहुंचेगा, शिशुअवस्था में पहुंचेगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। तो एक प्रोसेस है ना, क्रम ही तो है, इसको क्रम ही तो बोल रहे हैं ना। अब ऐसा तो है ना कि पहले बूढ़ा हुआ फिर उल्टा से रिवर्स में चले गए, या पहले बच्चा था फिर वो शिशुअवस्था में चला गया, ऐसा नहीं होगा ना। जो आपका क्रमता का सिद्धांत है, ये एक आपको फॉलो करेगा, सीक्वेंस फॉलो करेगा, सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। इसका कोई डायरेक्शन इस तरीके से नहीं हो जाएगा, पहले ये डेवलपमेंट हुआ, फिर यहाँ से हो गया, फिर ऐसे हो रहा है, फिर इस तरीके से हो रहा है, मतलब अनआइडेंटिफाइड डायरेक्शन नहीं है इसका, आइडेंटिफाइड डायरेक्शन होगा। जो क्रमता का सिद्धांत है उसको फॉलो करेगा। क्रमता के सिद्धांत के अनुसार हम ये बोलेंगे कि प्रत्येक बालक का विकास एक सीक्वेंस फॉलो करेगा। पहले वो बच्चा ही बच्चा होगा, फिर बच्चे से बड़ा होगा, चीजों को सीखेगा, पहले चलना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, फिर अपना विद्यालय भी जाएगा प्राइमरी में, फिर आपका आगे स्कूल में पढ़ेगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलता चले जाएगा, तो उसी को बोल दिया सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। विकास में क्रमता का सिद्धांत भी फॉलो किया जाता है, ठीक। ये टर्म आपकी हो गई। देन आपका अगला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन को अगर चाहे तो नोट कर लें। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, पारस्परिकता का सिद्धांत। इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन से मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे का विकास इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, मतलब एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, उसके वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है, उसके आसपास की चीजों से, उसके हर एक पहलू से जो बच्चा वहां से एक्वायर कर रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, तो वो उसका पारस्परिकता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन को फॉलो कर रहा है, जो कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में समझ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं। तो जो पारस्परिकता का सिद्धांत है वो भी हम बताएंगे कि बच्चे की हेरिडिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉजेस क्या है, कारण क्या है आपका, अधिगम और परिपक्वता, और फाउंडेशन क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो वो दोनों चीजें क्या है, वो इंटर रिलेशन है ना, इंटर रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। आपका वंशानुक्रम इंटर रिलेट कर रहा है उसके वातावरण के बच्चे को, और अधिगम उसका इंटर रिलेट कर रहा है
सेकेंड टर्म आपकी मेच्योरिटी को, परिपक्वता को, ठीक है। 6 नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है। 6 नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जाके यूनिफॉर्म लॉ बोला जाता है इसको। यूनिफॉर्म पैटर्न बोल देंगे या यूनिफॉर्म लॉ बोल देंगे। यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है? समान प्रतिपादन। काफी टफ टर्म होती हैं ये सिद्धांत को, इनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया है। अगर ना समझ में आए वीडियो को रिवर्स करें दोबारा, फिर देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है कि एवरी एनिमल इन दिस प्लैनेट फॉलोज ए पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। उसका मतलब ये हो जाता है यूनिफॉर्म पैटर्न। जैसे कि एक डॉग है, उसका एक पैटर्न है, मतलब डॉग है उसका, मतलब छोटे बच्चे होंगे तो उनका भी एक पैटर्न होगा, मतलब डेवलपमेंट करने का। अगर कोई बच्चा है, उनके जब बच्चे हो रहे हैं, जो व्यक्ति है एज ए ह्यूमन के जब कोई बच्चा हो रहा है चाइल्ड में, तो उसका एक पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करते करते वो बड़े होंगे। एक एनिमल है या हाथी का बच्चा है, वो भी एक सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, उसी हिसाब से बड़ा होगा। ऐसे आपका एक डॉग आ जाता है, डॉग के जब बच्चे होंगे उसको भी एक पैटर्न के हिसाब से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही टर्म आ जाता है कि यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब यही होता है कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो यूनिफॉर्म, मतलब यूनिवर्सल जो पैटर्न है, प्राकृतिक नियम जो है विकास का, उसी को फॉलो करेगा बच्चा। मतलब पहले सीखेगा चलना, फिर बढ़ेगा। जैसा कि मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, मतलब सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट बताया था, वो आपको यूनिफॉर्म पैटर्न में रिलेट करके देख ले, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। समान प्रतिमान की प्रक्रिया को फॉलो करेगा, हर चीज को फॉलो करेगा, यहां से आप समझ लें, ठीक है। अब अगर चाहें तो इसको इरेज करें, इरेज करना जरूरी है, चलो नहीं है। 7 नंबर टर्म मैं आपके यहाँ पे और लिखता हूं, इसको बोल देते हैं ए जर्नल टू स्पेसिफिक, जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। इसको बोल देंगे हम सामान्य से विशिष्ट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैं आपको फिर टिक भी लगवा दूंगा कि कौन सी टर्म आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट में मतलब यही आ जाता है आपका कि सामान्य से विशिष्ट में आपका मतलब यह रहता है कि जनरल जो होता है बच्चे का, जो पहले विकास होता है वो सामान्य होता है, विकास जो है सामान्य है, लेकिन जब उसके जो ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ होता है जाके ना, वो उसका फिर विशिष्ट होता जाता है, आगे जाके बढ़ता चला जाता है। तो जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम देखते हैं, पहले बच्चा सामान्य चीजों उसकी होती है, डेवलप होती हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे चल के विशिष्ट हो जाती हैं, मतलब वे अलग रूप ले लेती हैं। क्योंकि बच्चा पहले जनरल सामान्य चीजों को ही सीखेगा, फिर उनको स्पेसिफाई करेगा, जनरल टू स्पेसिफिक इसी को बोल देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इसमें में से कौन सी प्रक्रिया फॉलो करती है, आपसे पूछ लेगा। विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, और भी तरीके से आपके 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से आपका यही सही होगा कि जर्नल टू स्पेसिफिक फॉलो करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जो विकास होता है उसी तरीके से चलेगा आपका, ठीक है। इसमें फिर आपका एक टर्म और है, उसको मैं अलग से बताना चाहूंगा। इन सारी चीजों को अगर आप नोट कर लें तो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, फर्स्ट नंबर वाला हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। देन हमारा आ जाता है 4th नंबर सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता होना चाहिए, ठीक है। 6ठा नंबर आपका आ जाता है यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न, समान प्रतिमान का नियम, ठीक है। 7वां आपका आ जाता है जर्नल टू स्पेसिफिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने जिनमें टिक लगाए हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा जरूर ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। फिर इसके जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उसमें मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा और चीज समझाऊंगा। अगर इसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर आपके पास समस्याएं ज्यादा कठिन आने वाली हैं आगे चल के, क्योंकि ये तो अभी बेसिक चैप्टर है, और भी चीजें हैं आपकी जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपकी एक टर्म और रह जाती है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर क्लास आपकी ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब हमने देख लिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने हेडिंग डाला था, लेकिन आप डायरेक्ट ही समझे कि जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन पे फोकस करें, चैप्टर की वजह से मैंने डाल दिया था, वरना कुछ बच्चे ये कहेंगे ये तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के में ये तो नहीं बताया गया हमें कभी।
होता है ना, काफी काफी दिक्कतें हो जाती हैं। हमने तो दहेज में कार मांगी थी, बाइक क्यों दे दी, है ना। इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो इसमें आपका ये आ जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब हम देखते हैं जो कि रहा, इसमें हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, फाउंडेशन पढ़ लिया, ठीक है, और कॉजेस पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल में मैंने आपको 7 बता दिए थे, फाउंडेशन, कॉजेस, डिफरेंस मैंने बता दिया, सारी चीजें आपको बताई दी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक आपकी चीज और आ जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका होता है, इसको बोला जाए तो इसको डेवलपमेंट का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से चलता है, इसमें मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो डेवलपमेंट का आपका ग्राफ होता है, डेवलपमेंट का ग्राफ भी होता है, जो विकास का ग्राफ है वो कैसा होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसको इस चीज का अंदाजा लगाना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, हर पेपर में क्वेश्चन दिया होगा इससे। तो जो बच्चे का ग्रोथ का डेवलपमेंट का ग्राफ होता है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल क्यों होता है, स्पाइरल ही होगा, कुंडली नुमा होता है। इस टर्म को मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि जो हम बात कर रहे थे ना, सिर से पैर की ओर, सेंटर टू जो परिधि रेशियो बोल रहे थे ना, रेडियस, सेंटर टू रेडियस, उसकी बात कर रहे थे हम। तो प्रिंसिपल्स में हमने ये तो पढ़ लिया कि जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनमें हमने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, सारी चीजों को समझ लिया। लेकिन जो डेवलपमेंट का ग्राफ आता है उसमें अगर हम समझना चाहें, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डेवलपमेंट विकास है जो, उसकी प्रक्रिया को किस तरीके, वो किस प्रक्रिया को फॉलो करता है, किस प्रक्रिया को अपनाता है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कुंडली नुमा होता है, स्पाइरल। क्योंकि जो डेवलपमेंट विकास हम उससे बात कर चुके, फिजिकल एक्सपेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ग्रोथ जो हमारा होता है वो बॉडी में चेंज करता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट तो है नहीं, वो बॉडी में चेंज कर रहा है। लेकिन जो हमारे कॉग्निटिव, नैतिक और सोशलिस्टिक चीजों में चेंजमेंट कर रहा है वो हमारा डेवलपमेंट कर रहा है। तो डेवलपमेंट का जो ग्राफ बनेगा वो स्पाइरल में ही बनता है, क्योंकि बालक के चारों तरफ एनवायरमेंट है और एनवायरमेंट से वो सारी सोशलिस्टिक चीजें सीख रहा है ना, उसके चारों तरफ का सोशल एनवायरमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसके डेवलपमेंट में एक अन्य भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है इसको बना ले, इसको नोट कर ले, डिनोट कर ले, अलग टर्म में नोट करें इसको कि डेवलपमेंट का जो ग्राफ होता है वो स्पाइरल होता है, हिंदी में कुंडली नुमा होता है। इस तरीके से इसको ड्रॉ करें, समझे, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा बिगिनिंग, बी टर्म लिखें यहाँ पे और टी टर्म यहाँ पे लिख लें, एंड हो जाता है। तो जो डेवलपमेंट है मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, खत्म नहीं होता है, तो इसी वजह से इसको इस तरीके से बनाया जाता है। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसको आप अगर लगातार देखते रहेंगे चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। बाकी अगर हम इस तरीके से इस ग्राफ को बनाएंगे या किसी भी तरीके से बनाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा एक लेवल के बाद, इन्फिनाइट नहीं होगा। लेकिन ये इन्फिनाइट लूप में है आपका, मतलब अनंत है, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट को बोला ही गया है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हमारा आज का टॉपिक था उसको हमने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से जाना। आपकी ये क्लास काफी बड़ी हुई, काफी अच्छा मुझे भी लगा, मैंने चीजों को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पाया, ठीक है। और चीजें मैं चाहता तो और भी एलोबरेट करता, लेकिन फिर ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगी क्लास, फिर आपको उतना मजा आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म थे मैंने आपको बता दिया। अब इस क्लास से रिलेटेड जो आपको पीडीएफ होगा वो आपको मिलेगा, अगर आप चाहें तो। अगर आप सिर्फ नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो बनाएं, मेरे हिसाब से बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा आपके पास। लेकिन एमसीक्यू का जो नोट्स होगा वो तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी आज क्लास हो जाती है। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 आपके लिए लेके आएंगे। उस पार्ट 2 में हम ये बात कर लेंगे विकास के, जो बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं उसको मैंने इसमें लीव कर दिया, छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसमें मैं आपको अलग से और भी चीजें बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं डाल देता तो ये क्लास आपकी 2 घंटे की पार चली जाएगी, 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी चीजें आपकी सब सही हो गई होंगी, सबको समझ में आया होगा, सारी चीजें बेसिक थी वो भी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे एक और अगली क्लास में बेहतर चीजों के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। वीडियो लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर करें। इससे बेहतर थ्योरीज क्लासेस आपको फिर कहीं मिलने वाली नहीं है, पेड की चीजें फ्री में दी जा रही है, ठीक है। समझे चीजों को।